नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद गुरुवार को नई दिल्ली में शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा में काम करने का मौका दिया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में वे उत्तराखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के रहने वाले हैं। वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बद्रीनाथ विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, महेंद्र भट्ट को जो है राज्यसभा से निर्वाचित कर दिया गया है, वो राज्यसभा के मेंबर हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल लता, पिछले माह में ही उनका राज्यसभा के लिए पार्टी के द्वारा ये टिकट तय किया गया था। इससे पहले इसी सीट पर जो पौड़ी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं उनके वो वहां से राज्यसभा थे। उनके वो सीट खाली होने पर राज्यसभा के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी उत्तराखंड से बनाया था, जो कि निर्विरोध चयन किए गए, क्योंकि संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा सदस्य के रूप में इस सीट पर जाना तय था। महेंद्र भट्ट वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इससे पहले वो विभिन्न दायित्वों पर रह चुके हैं। इससे पहले वो विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। काफी जमीनी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। 2 बार सीमांत जनपद बद्रीनाथ से वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं और आज उन्होंने ये राज्यसभा के लिए चयन होने के बाद में आज उनकी वहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ ग्रहण करवाया है। तो आज के बाद में महेंद्र भट्ट अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर के अब राज्यसभा उच्च सदन में वो यानी कि पवन, इस साफ तौर पर समझा जाए कि जिस तरीके से 2022 में चुनाव विधानसभा का हुआ था और इसमें अहम भूमिका महेंद्र भट्ट की रही, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो हैं और ऐसे में साफ तौर पर जो पार्टी को दिशा दिखाने का काम उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ने किया, ये जाहिर तौर पर उसका जो है रिवॉर्ड कह सकते हैं एक महेंद्र भट्ट के लिए, तोहफा कह सकते हैं उनके लिए। उसके बाद में ये लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं के दिशा निर्देशन में हुआ है। उन्हीं की अध्यक्ष रहते हुए ये संपन्न हुआ है, क्योंकि पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इससे पहले हरिद्वार के लिए उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि हरिद्वार जनपद में कभी भी पंचायतों के अध्यक्ष इतिहास में कभी रहा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। महेंद्र भट्ट के बनने के बाद ही वहां पर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष वहां पर चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, सभी ब्लॉक प्रमुख चुने गए, उससे जिला पंचायत सदस्य, यानी कि पंचायतों को हरिद्वार जनपद में मजबूत करने को लेकर के जो महेंद्र भट्ट के द्वारा कार्य किया गया है वो वाकई में सराहनीय है। और वहां पर पंचायत से लेकर के जिला पंचायत के अध्यक्ष तक का जो दायित्व था वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने के लिए जो महेंद्र भट्ट ने काम किया उसको भी कहीं न कहीं जोड़ा जा सकता है। और हालांकि संगठन में उन्होंने काफी लंबा उनका अनुभव रहा है, इसलिए उन्होंने संगठन को भी मजबूती देने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे जौनसार हो, चाहे तराई हो, चाहे हरिद्वार हो या फिर उधम सिंह नगर हो, इन सभी में कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत किया। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि उनको वर्तमान में वो विधायक भी नहीं थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उनकी क्षमताओं को देखते हुए, और वर्तमान में उनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया। निर्विरोध चुन करके वो राज्यसभा पहुंचे हैं। आज विधिवत तौर पर उन्हें जो शपथ ग्रहण की है तो इसके बाद में अब वो जो उच्च सदन है राज्यसभा वहां के मेंबर बन चुके हैं। और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने संदेश भी दिया है, सीमांत जनपद से आता हूं,
उत्तराखंड के विकास के लिए पार्टी ने जो मुझे दायित्व सौंपा है राज्यसभा की टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाने का जो काम किया है पार्टी के द्वारा, हम उत्तराखंड की जनता के ऋणी है, पार्टी के ऋणी है और उत्तराखंड को विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया का पवन, जानकारी के लिए बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे तेलंगाना के निजामाबाद, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूं, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए, जाते हैं। जहां वहां भगवान का, देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, ये हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया, ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों,
अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया भाइयों बहनों। इनके घोषणा पत्र में एक तरफ मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर देश की आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता। आगे बढ़ेंगे। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जहां अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन माध्यम से विशेष पूजा अर्चना के लिए बुकिंग की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार एक हफ्ते के भीतर 7000 लोग अभी तक ऑनलाइन विशेष पूजा अर्चना के लिए बुकिंग करा चुके हैं। अब तक मंदिर समिति को 20 करोड़ 20 लाख की आय हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग विशेष पूजा अर्चना के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, उनके लिए ऑफलाइन विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि विशिष्ट और अति विशिष्ट यात्रियों के लिए जो नियम बनाए गए थे, उस व्यवस्था में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और आईटी का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उनका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग एक सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा हमने जो कि कई यात्री ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाइन पूजा बुकिंग का भी हमने विकल्प रखा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ बने हुए। पवन, जिस तरीके से हालांकि पिछले बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में पहुंचे हुए थे और अभी एक हफ्ते के अंदर 7000 से ज्यादा जो है श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग कर चुके हैं, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तैयारियां 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए? पवन, चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है और जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तराखंड की जनता जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उन सभी को इस चारधाम की यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा भी पुख्ता आप जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम को लेकर के, वो पूरी चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। वहीं मंदिर समिति की अगर बात करें तो मंदिर समिति ने भी पिछली बार भी कई चीजों में प्रावधान किया था। जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनके द्वारा भी लगातार जो मंदिर समिति के कार्यों को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो उसका मैनेजमेंट है, जो कमेटी है, समिति है, उसको मजबूती देने के लिए, उसका जो संवर्ग है उसको लेकर के वहां पर नए जो आईटी का जो नया युग है, नए युग के तौर पर जो नई जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं देने की, उस ओर वो लगातार प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि पिछले वर्ष ही उन्होंने विशेष पूजा अर्चना के लिए और ऑनलाइन सेवा जो पूजा व्यवस्था के लिए भी प्रावधान किया था, जिसको लेकर के अभी जो एक सप्ताह के अंदर ही
जब उसको खोला गया है तो विशेष पूजा अर्चना के लिए अति विशिष्ट अतिथियों के द्वारा जो विशेष पूजा अर्चना के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, उससे अभी तक मंदिर समिति को 1,20,00,000 रुपए का अभी तक आय हो चुकी है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। जो अनुमान ये है कि करोड़ों में ये आय ऑनलाइन और जो विशिष्ट अतिथि है और जो अति विशिष्ट अतिथि है उन विशेष पूजा अर्चना से आय होने वाली है मंदिर समिति को। इसको कहीं न कहीं जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनमें उनकी बेहतरी होगी और वहां पर जो यात्री सुविधाएं हैं, श्रद्धालुओं की सुविधाएं हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होगी और इसके लिए कुछ संशोधन आवश्यक है। जैसा कि अजय ने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं हैं उनमें संशोधन करने के बाद ही इसमें तो कुछ संशोधन किया जाएगा, फिर इसको लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी में बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जुयाल ने एक बयान जारी कर फिर से सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जुयाल ने अपने बयान में कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती देते हैं जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं कि वे अपने संसाधनों से कितनी समाज सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जुयाल कई सालों से निस्वार्थ भाव से बिना किसी पद के समाज की सेवा में लगे हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट थमा देती हैं जिनका जनता जनार्दन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए गढ़वाल संसदीय सीट पर प्रत्याशी रहे अनिल बलूनी पर कड़ा प्रहार किया। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को खुलकर चुनौती दी है कि अगर कोई ज्यादा बिना किसी पद या निधि के समाज सेवा में उनसे आगे निकलता है तो वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्योंकि गत लोकसभा चुनाव में जो अभी हुआ है गढ़वाल से, उसमें भी कुछ लोग अपना अपना चैलेंज दे रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने इतना काम किया है 1978 से, जब मैं मात्र 18 वर्ष का था, 12 वर्ष का था जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष में हम भी कूद गए थे। तो मैंने कहा एक बार हम भी चैलेंज डाल दें कि अगर हमसे ज्यादा किसी ने काम किया हो व्यक्तिगत स्तर पे, सरकारी पैसा या एमएलए का पैसा, एमपी का पैसा, मंत्री का पैसा, इसको छोड़ के व्यक्तिगत एफर्ट से और अपने जीवन को देकर अगर हमसे ज्यादा काम किसी ने किया हो, तो बुजुर्ग भी हो गए तो संन्यास की घोषणा कर दी हमने कि हमको कोई बता दे तो हम संन्यास ले लेंगे। और युद्ध में होता ही है, राम रावण युद्ध में जामवंत जी की भुजाएं फड़क रही थी क्योंकि वो केवल मार्गदर्शन बने रहे और उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो उन्होंने राम जी से कहा कि भाई मुझे भी युद्ध करना है, तो राम जी ने उन्हें चिरायु का वरदान दिया। तो आज राम जी तो नहीं है और न चिरायु कोई होगा क्यों कलयुग है। तो मैं चाहता हूँ कोई श्री कृष्ण आ जाए जो मुझे मेरी इन फड़कती भुजाओं को ठंडा कर दे, शांत कर दे और बता दे कि वीरेंद्र जुयाल से भी ज्यादा काम इस उत्तराखंड के लिए, इस गढ़वाल के लिए मैंने किया है। सुन लिया होगा कि निश्चित रूप से भाजपा के नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और जब भाजपा के वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से उनका जो कहने का तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं जो अपनी सरकार को लेकर वो कहना चाहते हैं कि 10 साल से उनकी सरकार यहाँ पर सत्ता में रही और उनकी सरकार ने क्या काम किए हैं। आज उनको अगर उनके काम नहीं दिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उनसे जनता जो है खुश नहीं है या वो जनता के हिसाब से काम नहीं हो पाए। तो ये साफ सी बात है कि जो है जुयाल जी ने जो ये बात कही है, खैर काफ़ी देर लगा दी उन्होंने ये बात कहने पे, चुनाव से पहले कहते तो कुछ और बात होती, लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपनी सरकार की पोल खोली है और अभी भी पूरे देश में चुनाव का माहौल है। और निश्चित रूप से भाजपा की जो नाकामी है उनके ही नेताओं की जुबानी वो सुनी जा रही है। तो इसलिए जो है वीरेंद्र जुयाल जी ने जो देखा है, जो हो रहा है देश में, जो यहाँ पर घट रहा है घटनाक्रम, तो वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि भाई किस तरह से सरकार काम कर रही है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो आम जनमान। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पौड़ी से मेरे सहयोगी मुकेश बछेती मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, इस तरीके से हालांकि लोकसभा का चुनाव 5 सीटों पर हो चुका है, लेकिन अब बीजेपी के नेता अपने ही इस पार्टी के नेताओं पर, अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जुयाल हैं, जो ये टिकट की दावेदारी गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा की टिकट पे कर रहे थे, मगर इनको टिकट नहीं मिल पाया और उसके बाद जो अनिल बलूनी है उनको टिकट दे गया। तो कहीं ना कहीं आक्रोश उनके अंदर है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता भाजपा का था उसको टिकट न देकर दरकिनार करते हुए बाहर के एक भाजपा ने कैंडिडेट को उत्तराखंड में उतारा है। तो कहीं ना कहीं दर्द उनकी बातों में झलक रहा था। उन्होंने साफ कहना था कि अगर मेरे बीच में एक बहस कराई जाए कि किसने ज्यादा समाज सेवा की है और उस आधार पर अगर टिकट का वितरण होता तो वो टिकट भी पा लेते और बहुत अंतर से गढ़वाल संसदीय सीट में जीत भी दर्ज करवा लेते। वहीं पूरे मामले की बात मैं करूं तो कांग्रेस ने भी इसको हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस ने साफ कहा है कि जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10 सालों से कुछ किया नहीं है। अब अंतर कला के कारण जो भाजपा के ही नेता है वो अपनी सरकार की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अंतर कला की जो गूंज है बीजेपी में बाहर देखने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देहरादून में गुरुवार को देर रात पलटन बाजार में मस्जिद के पास कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा सारा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनके घोषणा पत्र से विकास हमेशा दूर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र से बहुसंख्यक बात नदारत है, जबकि अल्पसंख्यक को महत्व दिया गया है। कांग्रेस के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक के लाभ के लिए है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा आर्थिक सर्वेक्षण बहन बेटियों का हक छीनने का काम करेगा। इसके साथ ही कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया वो भी उनकी मंशा को जाहिर करता है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। अपना घोषणा पत्र जारी किया है 2024। इसमें उन्होंने 3-4 चीजें कही। एक, उन्होंने जो आरक्षण है उसको लेकर कहा है कि हम 50% की सीमा को हटाएंगे। जातिगत रूप से SC ST OBC का जो आरक्षण है क्या आप उसे कम करेंगे? क्या आप जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या विशेष रूप से देश के विभाजन की बात करते हुए देश को एक इस प्रकार के वातावरण में धकेलते हुए क्या अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? आपने आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी। जब आपने पहले सत्ता में रहते हुए 60 के दशक में आर्थिक रूप से आपने एक नीति लेकर आए थे कि लोगों की कमाई का इतने % आपको फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। क्या आप दोबारा से वही वातावरण बनाना चाहते हैं? क्या आर्थिक सर्वेक्षण करा के क्या लोगों से आपने कहा कि उनके घरों की गणना करेंगे? क्या लोगों के पास 2 घर हैं तो क्या 1 घर आप लेने की बात कर रहे हैं? यानी कांग्रेस ने देश के इस वातावरण में इस प्रकार एक घोषणा पत्र में लेकर आया कि वो बहुसंख्यकवाद को चर्चा के बजाय अल्पसंख्यकवाद पर लेकर आए। तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरनाक इस रूप में है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा।
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ता को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। बिजली के दामों में 9 से 11% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यूपीसीएल ने उत्तराखंड नियामक आयोग को बिजली के दामों में 23 से 27% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नियामक आयोग ने जनसुनवाई करने के बाद उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से बिजली के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई पड़ रही है। एक और जहां प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसका दूसरा नजरिया भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जनता अपने प्रत्याशी को तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रही है और दुआएं मांग रही है। उधम सिंह नगर में जसपुर में लोगों की ओर से चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए वसीम सिद्दीकी से लोगों ने आग्रह किया, तो वहीं जनता के प्यार को कबूल करते हुए वसीम सिद्दीकी ने भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। वसीम सिद्दीकी के चुनाव लड़ने को लेकर बरेली शरीफ में सालाना उर्स-ए-मोहम्मदी में जसपुर की आवाम बस में बैठकर रवाना हुई है। बस सलाम के यह है कि ये जो बस यहाँ से रवाना की जा रही है बरेली शरीफ के लिए, वहाँ पे कुल है सावली अहमद साहब का और वसीम साहब अपनी तरफ से ले जा रहे हैं, और जसपुर वालों के लिए भी दुआ और वसीम साहब को चेयरमैनी के लिए भी दुआ कराने के लिए जा रहे हैं। ये बरेली शरीफ के लिए हो रही है। बरेली शरीफ में वली साहब मोहम्मद का उर्स शरीफ है, वहाँ हर साल हाजिरी देने लोग जाते हैं, और हमारे मोहम्मद वसीम सिद्दीकी जो हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी आने वाले व्यक्ति के, वो ले जा रहे हैं अपनी तरफ से, और उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें चेयरमैन बना दे और वो जसपुर की सेवा करें, लोगों के काम आए और बढ़ के जो उनकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।